अभी प्रेजेंट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा ग्लोबल चेक पोस्ट बन गया है। अब ये जो क्षेत्र है वो दुनिया के लगभग 20 से 25% तेल व्यापार और एलएनजी का ट्रांसपोर्ट करता है। फरवरी 2026 में शुरू हुए संघर्ष के बाद यहाँ पर शिपिंग ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। अप्रैल 2026 में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसेना ब्लॉकेड लगा दिया, जिसके जवाब में ईरान ने भी स्ट्रेट को इफेक्टिवली बंद करने या फिर कंट्रोल करने की कोशिश की। अब रिजल्ट इसका ये निकल कर आया कि रोजाना 1140 जहाजों के मुकाबले अब ट्रैफिक लगभग शून्य या फिर बहुत ही कम लेवल पर पहुंच गया। सैकड़ों जहाज ऐसे हैं जो दोनों तरफ अटके हुए हैं, जिसमें 60 से ज्यादा सुपर टैंक शामिल हैं, जिनमें से हर एक में 2 मिलियन बैरल तेल की कैपेसिटी है। अब इस ड्यूल ब्लॉकेड की वजह से एनर्जी सप्लाई चेन में बहुत ही ज्यादा रुकावट पैदा हो गई है। तेल और गैस के फ्लो में रुकावट से कीमतों में स्पाइक का खतरा बढ़ गया है। बीते कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 पर बैरल के आसपास पहुंच गईं। हालांकि कुछ ही दिनों में उतार चढ़ाव भी देखा गया। इंश्योरेंस कॉस्ट और वॉर रिस्क प्रीमियम कई गुना बढ़ गए, जिससे शिपिंग इंडस्ट्रीज का पूरा इकोनॉमिक्स प्रभावित हुआ है। कैस्केडिंग प्रभाव फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि गैस सप्लाई बाधित होने की वजह से फर्टिलाइजर शॉर्टेज का खतरा है, और जो आगे चलकर ग्लोबल फूड प्रोडक्शन और फूड इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर जो सिचुएशन है वो ग्लोबल ट्रेड, सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है। अब भारत स्पेसिफिक न्यूज पर नजर अगर डालें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर तेल की कीमतें $100 पर बैरल से ऊपर बनी रही तो भारत काफी खतरे में है। भारत जो है वो 85% क्रूड ऑयल जरूरतें इंपोर्ट करता है, और हॉर्मुज के रास्ते में आने वाले सप्लाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। मार्च 2026 में गल्फ से आने वाले क्रूड इंपोर्ट्स में करीब 61% की कमी देखी गई, जिससे मिडिल ईस्ट का शेयर टोटल इंपोर्ट से घटकर लगभग 26% रह गया। अब भारत ने रूस से इंपोर्ट बढ़ाकर इसकी कमी को कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश की है। यहाँ पर रूसी ऑयल इंपोर्ट लगभग दोगुना हो गया है। अब बढ़ती हुई कीमतों का असर भारत पर एनर्जी टैक्स की तरह पड़ रहा है, जो आर्थिक डेवलपमेंट को धीमा कर सकता है। हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से सीपीआई इन्फ्लेशन 4% से ऊपर जा सकता है, जिससे रेट कट्स में देरी हो सकती है और फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट रह सकते हैं। रुपया भी दबाव में है, 95% के लेवल के आसपास पहुंच चुका है और आगे और ज्यादा कमजोर होने का खतरा है। मजबूत डॉलर, कैपिटल आउटफ्लो और बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट ये मेन कारण है। मार्च 2026 का ट्रेड डेफिसिट $20.7 बिलियन रहा, जो मेन रूप से कम इंपोर्ट्स की वजह से थोड़ा बहुत कम हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट्स 5.25% पर बनाए रखा है, न्यूट्रल स्टांस दिया है और फॉरेक्स इंटरवेंशन के साथ लिक्विडिटी सपोर्ट प्रदान किया है। अगर एफडीआई के नंबर्स की अगर बात करें तो अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो $88.3 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 18.1% ज्यादा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये $90 बिलियन से ऊपर जा सकता है, लेकिन नेट एफडीआई अभी भी काफी ज्यादा कम है। अप्रैल से फरवरी में केवल $6.3 बिलियन, जबकि पिछले साल ये $1.5 बिलियन था। फरवरी 2026 में नेट एफडीआई $4.6 बिलियन रहा है, जो 45 महीनों का हायर लेवल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बढ़ती हुई मात्रा में पैसा फिर से बाहर जा रहा है। प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, ओएफसी जो इंडियन कंपनीज है उनका विदेश में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिसाइकलिंग की वजह से ग्लोबल एफडीआई 2024 में 11% गिरावट के बावजूद भारत का ग्लोबल शेयर 2.4% रहा, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में भारत चौथे नंबर पर है। हालांकि नेट इनफ्लो कम होने से रुपये पर दबाव बढ़ रहा है और जो बाहर की कमजोरियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद भारत चीन ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये रिकॉर्ड $112.6 बिलियन, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स में ये $112.16 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि पिछले साल ये $99.2 बिलियन था। चीन अब अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है, जिसमें दोनों तरफ से जो व्यापार है वो $151.1 बिलियन रहा है। चाइना से इंपोर्ट $131.63 बिलियन, यानी कि 16% की बढ़ोतरी, और एक्सपोर्ट्स केवल $19.47 बिलियन, यानी कि 37% की
बढ़ोतरी रहा है। हम जो है वो इंडस्ट्रियल इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। 1990 में ये जो डेफिसिट था वो 1 बिलियन से भी कम था, लेकिन अब ये लंबे टाइम की इनबैलेंस बन चुका है। इसे कम करना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सप्लाई चेन रिस्क और बाहर की जो कमजोरियां हैं वो बढ़ती रहेंगी। अब स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक खबरों की अगर बात करें, IDFC फर्स्ट बैंक की Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट की मेन बात यह है कि फरवरी 2026 में सामने आए 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड का पूरा असर उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में ले लिया है। इसके बावजूद कोर बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेट प्रॉफिट 319 करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल 4.9% बढ़ा, लेकिन तिमाही 36.5% कम रहा, मेन रूप से 483 करोड़ के पोस्ट टैक्स हिट की वजह से। अब कुल डिपॉजिट्स 2.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो साल दर साल 17% बढ़े हैं। CASA रेशियो 49.8% रहा। मैनेजमेंट में फाइनेंशियल ईयर 2027 में बिजनेस ग्रोथ की जो मजबूत उम्मीद थी वो जताई है, और ये कहा है कि वो स्टेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो Q4 फाइनेंशियल ईयर में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन 20-26% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ और EBITDA में 15-24% बढ़ोतरी पॉसिबल है। अब मेन रूप से ये डीलर इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग लेवरेज और डिमांड रिकवरी की वजह से हुआ है। 2 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स में नई लॉन्चेस का सहारा है। हालांकि स्टील, रबर, प्रेशियस मेटल्स हो गए और एनर्जी जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ाने से मार्जिन पर दबाव बन सकता है। H1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में मार्जिन स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन Q1 में प्रेशर कुछ दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर वॉल्यूम मजबूत रहने से रेवेन्यू और EBITDA में सुधार पॉसिबल है, लेकिन कमोडिटी इन्फ्लेशन एक चिंता का विषय बना हुआ है। लास्ट में JP मॉर्गन की रिपोर्ट का जिक्र जरूरी है। उन्होंने इंडियन इक्विटी को ओवर रेट से न्यूट्रल पर डाउनग्रेड कर दिया है। कारण यह है कि दूसरे उभरते मार्केट्स की तुलना में अभी भी हाई वैल्यूएशन यानी कि MSCI EM के मुकाबले 65% प्रीमियम। तेज शॉक से होने वाला जो भी अर्निंग्स रिस्क है, कम AI और सेमीकंडक्टर एक्सपोजर, और मार्केट में IPO, QIP और स्टेक सेल होने की वजह से डाइल्यूशन है। उन्होंने निफ्टी का टारगेट 27,000 कर दिया है, बेस केस 20,500 हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में अर्निंग्स ग्रोथ 11 से 13% रहने का अनुमान है, लेकिन ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन और डिले रेट कट्स से ग्रोथ पर दबाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी वो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए थी। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ दी गई कोई भी जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मानी जाएगी। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिम के अधीन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।